नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, रोज की तरह फिर से मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने। आप सभी लोगों की तैयारी को यहाँ पर मजबूत करने के लिए, आप सभी के सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, और जी हाँ दोस्तों, दृढ़ता के साथ यहाँ पर आप लोगों को क्या ऑफिसर बनाने के लिए। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आज की इस जो है क्लास में। और साथ ही साथ देखिए, अगर यहाँ पर आप जो है इन दोनों में से किसी भी परीक्षा को देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो प्रैक्टिस सेट चलाया जाए। अभी जब सब्जेक्टिव क्लासेस जो थोड़े थोड़े चल रहे हैं और जब आगे बुलेट की स्पीड से चलेंगे तो आपकी तैयारी को कहाँ सीधे फाइनल तक लेकर के जाएंगे, जहां पर आप जाके केवल छक्के ही मारने वाले हैं, कोई भी यारकर आपके काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो कितना भी बाउंसर यारकर मिलेगा सब पे आप जाएंगे। यारकर पे हेलीकॉप्टर और बाउंसर पे आप क्या दिल पीछे मारोगे। ठीक है, कीपर के ऊपर से तो पढ़ लेंगे, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पहले पढ़ लो, फिर ये सब शॉट अपने आप मार लोगे। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलो भैया, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोग के सामने रहा। और आप सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पहला प्रश्न, हाल ही में विकलांग लोगों के लिए, देखिए विकलांग लोगों के लिए बात कर रहा है, देश के पहले हाईटेक ठीक है खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। दरअसल विकलांग को ही जो आप पैरा ओलंपिक या पैरा देखते हो तो इसे अंग्रेजी में पैरा एथलीट कहते हैं, ठीक है, या पैरा स्पोर्ट्स कहते हैं, जिसे विकलांग कहा जा रहा है। तो इसके लिए प्रशिक्षण देने के, देखिए प्रशिक्षण है यहां पर, ध्यान दीजिएगा कहां पर खोला गया है ये आपसे पूछ रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। वैसे देखा जाए जो हमारे यहाँ पर अगर वर्ल्ड लेवल में जो ये पैरा गेम्स की शुरुआत हुई है तो ये करीब जो है आपके वर्ल्ड लेवल पे इसकी शुरुआत कब हुई है, तो करीब करीब 22 सितंबर 1989 को। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, 22 सितंबर 1989 को आपको जो है इंटरनेशनल पैरा कमेटी गठित हुई थी। ठीक है क्या इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बनी थी। ठीक है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी बनी थी, जिसके बाद जो है पैरा स्पोर्ट्स को ओलंपिक में जगह देने। आपको पता है ना, ओलंपिक एक समर होता है, एक विंटर होता है, एक पैरा ओलंपिक होता है, ये भी होता है। ठीक है, समझिएगा। तो देखिए जहां खुला है उसका नाम क्या है, आपके ग्वालियर में खुला है। क्या है भैया, ग्वालियर में खुला है। और इसका नाम क्या है, तो अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर है। नाम भी जानिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, बाकी आप समझिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे, हमारे देश के भूतपूर्व क्या थे भैया, प्रधानमंत्री थे। उनका देहांत भी अब हो चुका है और उन्हें शायद अभी भारत रत्न से जो है नवाजा भी जा चुका है। इस साल शायद जो है 2-3-4 लोगों को मिला। एक तो आपके जो है अटल बिहारी क्या नाम है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को मिला, और शायद 2 लोग और यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, एक और हैं शायद, इन लोगों को मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेरा माटी मेरा देश अभियान जो हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुआ, किससे संबंधित है। देखिए यहां पर प्रश्न के साथ ही बता, ये कर्तव्य पथ पर जो है इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, कर्तव्य पथ जो दिल्ली में है, दरअसल जो इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पहले इसका नाम जो है बाबर रोड हुआ करता था, या जो है 10 तुगलक रोड हुआ करता था, शायद कुछ नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ हुआ है। मैं उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, माफ करिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा अगर देख सके देख लीजिएगा। हाँ, तो देखो यहां पर इसकी समझिएगा। देखिए ये जो मेरा माटी मेरा देश है, ये कैंपेन जो है आपको जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए ये बनाया गया था। जी भैया 9 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया, 9 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी, किस लिए, जो देश के वीर जवान हैं उनके लिए जो है इनको इस योजना को शुरू किया गया था। और साथ ही साथ क्या आपको पता है, जो अमृत महोत्सव चल रहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, ये उसी के अंतर्गत चल रहा था। ठीक है, जो आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, जो ठीक है उसी के अंतर्गत जो है चल रहा था। ये आजादी का अमृत महोत्सव कब, 2021 से ही चालू हो गया था। ठीक है, ये 2021 से ही चालू हो गया था। उसी के अंतर्गत मेरा माटी मेरा देश अभियान क्या है, शुरू किया गया
था। और इसमें यह भी था कि जो देश के कोने कोने से जो मिट्टी बटोरी गई थी, इसके क्या कहते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उसे एकत्रित करके क्या कुछ उसका यूटिलाइज करने की भी बात हुई थी। ठीक है, अब इतनी चीजें मैंने बता दी, बस एक छोटा सा पॉइंट आपको और जानना है क्या, कि कहां पर जो है इस किस मंत्रालय के अंदर ये सारी चीजें हुई, तो उसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय जो है। ये आपका मेरा माटी मेरा देश जो है अभियान को पूरी तरीके से कर रहा था, जो 31 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई, जो आपके आजादी के अमृत महोत्सव जो 2021 में चालू हुआ उसी का पार्ट है। और ये 9 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत हुई, जो देश के वीर जवानों से संबंधित था। ठीक है, अब बताओ इसके बाहर प्रश्न पूछेगा, नोट कर लो, सारे शॉर्ट पॉइंट्स बना लो, रिवीजन कर लो, पेपर में आएगा प्रश्न, फिर मुझे बताना सर आपने जो बताया था ये आया था कि इससे बाहर भी आया था, मुझे उस समय बताना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर, देखो क्या पहली भारतीय महिला कार रेसर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो नाम भी दिया क्या, हुमैरा मुश्ताक। हुमैरा मुश्ताक है जो भारत से संबंधित है, और क्या भारत की पहली महिला कार रेसर है। पूछ ला इनका संबंध किस राज्य से, बस बताओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए आप लोग में से कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि सर पेपर हो जाने के बाद क्या बताएं, नहीं भैया, आपके लिए भले कुछ ना हो लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं बार बार यही सोचता हूं कि आप अगर मेरे पास आते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, तो मेरा ये दायित्व तो बनता है कि यहां से आप कुछ सीख कर जाए और मैं वो चीजें सिखाऊं जो चीजें आपके लिए जरूरी है। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य होता है, इसलिए मैं फालतू की चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। प्रैक्टिस पेपर जरूर कराता हूं, और सब्जेक्ट वाइज भी आप जब क्लासेस जो चली हुई हैं उनको आप देख लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि जो मेरी क्लासेस डेली नहीं होती उसका रीजन होता है कि मैं बहुत पॉइंटेड, बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को पढ़ाता हूँ, जो पेपर में उसकी क्या होता है, यूटिलाइजेशन होती है। फालतू की ये जो होता नहीं है कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ये भीड़ और क्या कहते हैं जबरदस्ती का हाइप क्रिएट करना मेरी आदत नहीं है, थोड़ा इसलिए से बचता हूं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका क्या जवाब दिया जी भैया, अगर पूछा जाए इनका संबंध कहां से है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हां, आपके जो है जम्मू कश्मीर से इनका संबंध। ठीक है, इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, हुमैरा मुश्ताक जी का, एक चीज जान लीजिएगा। और ये जो है पहली है, बाकी इसमें सारी चीजें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रथम AI सेफ्टी समिट 2023 के अंतर्गत कौन सा समझौता किया गया। चलिए भैया, आप इस प्रश्न का जवाब जान जाएंगे तो थोड़ी चीजें और भी समझ जाएंगे। तो आप लोग पहले बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या बेलेथले समझौता जवाब दिया है, क्या बेलेथले समझौता जवाब दिया, और सही कर ले। देखिए बेलेथले एक जगह है जो आपके इंग्लैंड में है, कहां पर, इंग्लैंड में। ठीक है, और 2023 की बैठक जो है इसी बेलेथले में, इंग्लैंड के बेलेथले में हुई थी, जो आपकी AI जी भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। और देखो ये प्रथम है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सेफ्टी समिट है। दरअसल आप लेक्चर एक चीज समझिए, दरअसल आपके यहां पर कैसे डीप फेक जानते हो, कि आपका फोटो काट के किसी और में लगा दिया जाए, वीडियो एडिटिंग कर दी जाए, आप होंगे नहीं वहां पर, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा प्रथम दृष्टया में कि आप ही वहां पर हैं, जो बहुत ही ज्यादा खास करके महिलाओं के लिए ज्यादा असुरक्षित होता जा रहा है। खास करके जो ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं पब्लिक फिगर है, उनका बहुत, इसलिए पता आज की डेट में सही चीजों को विश्वास करना भी सवालिया निशान बन जाता है, कि मैंने जो देखा क्या है सही है। क्यों, क्योंकि डीप फेक ने जो है चीजों को ऑर्गेनिकली, जो कहते नहीं है ऑर्गेनाइज, मतलब क्या कहते हैं, जो उसकी वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो इस सबसे जो खतरा मंडरा रहा है उसी को लेकर के ये समिट हुई थी, और जो आपके कहां पर भैया, आपके इंग्लैंड के बेलेथले में आयोजित हुई थी। ठीक है, समझ गए। चलो, ये बेसिकली एक पार्क है, ठीक है, इंग्लैंड का, वहीं पर जो है ये समझौता हुआ है, जिसमें 28 जो बड़े देश है, कुल बड़े 28 देशों ने इसमें भाग लिया। इसमें अमेरिका, चीन, भारत भी था भैया। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जैसे देश इसमें शामिल हुए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। चलिए भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है यहां पर कि हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम, प्रश्न समझिएगा, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला।
चलिए अभी देखिए इस पर मैं बोनस, तो जैसे हर प्रश्न की तरह इसमें भी बोनस मिलने वाला है। जैसे मैं हर प्रश्न बोनस देता हूं, बोनस इसमें मिलना है। मैं कहता तो हूं मेरा तुम यहां पर 20-25 क्वेश्चन करके जाओगे, लेकिन दूसरे चैनल से जो पढ़ाते हैं उनके कंपैरिजन में तुम क्या, उनका 50 क्वेश्चन नहीं, उनका तुम 80 क्वेश्चन मेरे 20-25 क्वेश्चन के बराबर है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चाहे आप शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, उनका बना करो, पेज देख लिया करो, खुद पता लग जाएगा कि मेरी बात अतिशयोक्ति होती कि सच्चाई। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, तो भैया इनका पूरा नाम क्या है, इसमें पूरा नाम नहीं दिया है, बिहान ताल्या विकास। क्या नाम है पूरा नाम, बिहान ताल्या विकास। और ये भैया पता है, ये भी जान लीजिए कि किस राज्य से, क्योंकि अभी हमने पिछले प्रश्न किया तो राज्य पूछा था ना, तो ये भैया बेंगलुरु से हैं। बेंगलुरु मतलब क्या, कौन सा राज्य हो गया, कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका से है। और इनकी उम्र ठीक है 10 वर्ष है, ठीक है 10 वर्ष है। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दरअसल एक सेक्शन होता है जिसमें 10 वर्ष के 10 वर्ष से कम लोगों को, एक तो और भी होता है जो बड़े लोगों को होता है। ठीक है, ओके। ये आपका कंपटीशन कहां पर हुआ था, तो भैया कंपटीशन आपका लंदन में हुआ था। ठीक है, अब बताओ यहां से 3-4 प्रश्न तो क्लियर, किससे संबंधित सारे प्रश्न क्लियर। अब देखो और भी बोनस, देखो दरअसल जो है 2023 का ही मैं आपको बता दूं। जैसे ये तो अंडर 10 कैटेगरी में हो गया, ये क्या है अंडर 10 कैटेगरी में होगा। एक था नॉर्मल सभी के लिए, तो 2023 का जो सभी के लिए था उसमें आपके 2 भारतीयों को जो है इसमें अवार्ड मिला है। ठीक है, 2 भारतीयों को अवार्ड मिला है जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा किया गया था। एक आपके श्री राम मुरली और दूसरे विष्णु गोपाल। ठीक है, कौन से, श्री राम मुरली और विष्णु गोपाल जी हैं। ठीक है, श्री राम मुरली और विष्णु गोपाल जी हैं। ठीक है, समझ गए आप सभी लोग, क्लियर। ये इनको 2023 के लिए मिला है जो हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा जो है आयोजित किया गया था। तो ये 2023 के लिए दोनों भारतीय, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में बताइए कौन सा कथन यहां पर जो है सत्य है। बताइए, इससे आसान सा प्रश्न क्या हो सकता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान प्रश्न। देखिए अच्छा बताइए, वित्त विधेयक से संबंधित कौन सा, फाइनेंस बिल की बात हो रही है। मनी बिल अलग होता है, फाइनेंस बिल अलग होता है, दोनों में एक चीज समझना, ठीक है, वरना गलती मत करना। मनी बिल फाइनेंस बिल के अंतर्गत आता है, ये भी जान लेना, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब, देखिए फाइनेंस बिल का आपका क्या होता है, आर्टिकल 117, ये आपके जो है बजट का पार्ट होता है फाइनेंस बिल। ठीक है, और ये केवल और केवल भैया एक ही जगह होता है जिसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, और कहां पर, केवल आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, समझ गए, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा आर्टिकल 117, मनी बिल इसके अंतर्गत आता है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इससे बाहर आपके सिलेबस में नहीं आएगा, लिख लो। अगला प्रश्न है कि सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। चलो देखते हैं कितने लोग यहां पर इसे सही करते, देखते हैं कि कितने लोगों ने पॉलिटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, क्योंकि इन्हीं चारों में से आपका जवाब छिपा हुआ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो देखिए अगर आपने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बहुत ही आसान था यार। ए से शुरुआत करें, भारत का उपराष्ट्रपति, तो चलो ए मैं लिख दे रहा हूं। अब बताओ भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, तो क्या होगा, बी मैंने लिख दिया। सी बताओ क्या होगा, भारत का महाधिवक्ता। अच्छा महाधिवक्ता महान्यायवादी में अंतर समझते हो कि नहीं समझते हो, बताऊंगा। चलो तो महाधिवक्ता का क्या हो जाएगा भैया आपका सी, और ये क्या हो जाएगा डी। तो किसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी डी का देखा जाए तो बी डी ए सी मैंने उल्टा लिख दिया, खैर लेकिन आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 आपको कहां दिया, ए में दिया, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां पर पहले मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, क्योंकि जो चीजें जरूरी है। आर्टिकल 176 आपको क्या, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। ठीक है, जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है, बात समझो। सॉलिसिटर जनरल भी एक पोस्ट होता है जो क्या होता है, अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है। अब वहां पर दूसरी बात क्या, महाधिवक्ता आते हैं। महाधिवक्ता भैया आपके जो
देखा जाए आर्टिकल 176 के अंतर्गत होते हैं। क्या? आर्टिकल 176 के अंतर्गत जो महाधिवक्ता होते हैं इनका होता है। अब देखो एक चीज समझो, जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्यों के लिए नियुक्त होते हैं। किसके लिए भैया? राज्यों के लिए। हर राज्य का अपना क्या होता है? एक महाधिवक्ता होता है। अब महान्यायवादी आपके केंद्र सरकार के लिए होता है, जो आपके विभिन्न जगहों पर कोर्ट में जब सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है, उनके लिए लड़ना होता है, तो उसके लिए क्या? महाधिवक्ता जो है सरकार की तरफ से पैरवी करता है। वैसे राज्यों के लिए कौन होता है भैया? महाधिवक्ता होता है। ठीक है, हर राज्यों का अपना एक महाधिवक्ता होता है। और महान्यायवादी के बारे में तो आप काफी सारी चीजें जानते ही हो कि देखो ये क्या कर सकता है, ये वोट नहीं कर सकता लेकिन संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। ये महान्यायवादी करता। महाधिवक्ता का भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, बस वो राज्यों के लिए होता है, वो इसके लिए। आर्टिकल दोनों का अलग अलग है। यही सब इससे जरूरी चीजें हैं। क्लियर माय फ्रेंड? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की जो है सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए ये जो कमेटी बनाई गई थी ना, ये कमेटी की स्थापना आपकी हुई थी कब? 16 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना हुई थी भैया, 16 जनवरी 1957 को। ठीक है, देखो इस कमेटी को जब बनाया गया तो इसने एक चीज बहुत स्पष्ट कहा कि देखिए आपको वास्तव में सही तरीके से शक्तियां अगर देनी है गांवों में, तो आप एक काम करिए, आप जो पूरी शक्तियां अपने पास रखते हैं उन शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए सबके पास। अच्छा, और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि आप 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम ले आइए। और कौन थे भैया? बलवंत राय मेहता जी थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता जी उसके मेन थे। इनके सदस्यों का नाम कभी नहीं पूछा तो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा, यूपीएससी तक में मैंने नहीं देखा कि कहीं पूछा गया, तो क्यों फालतू का उतना। वही कहता ना, वही जो ऑथेंटिक हो, जो ऑर्गेनिक हो, फालतू की ओजी पे मैं चलता हूं। जो कहते नहीं ओजी चलता, मैं ओजी वाला पढ़ाई करने में विश्वास रखता हूं। हाइप क्रिएट करने से मुझे फायदा नहीं है। बोर लग रहा है क्लास तो भाई ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो यहां पढ़ाऊंगा वही पेपर में आएगा, इतना मुझे पता है। आप चाहे देख लेना पीछे जाके। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने यही चीज कही थी। और बाद में ही आगे चल के इन्हीं की बात बहुत, उसके बाद बहुत कमेटियां बनी, ऐसा नहीं है, इसको लागू होने तक बहुत कमेटियां बनी, लेकिन अंतिम में जो इनकी बात थी ना, यही अंतिम में घूम फिर के रास्ता निकला। जो अंतिम में चीजें मानी गई वो इनकी सिफारिशों से बहुत ज्यादा मेल खाती हुई चीजें थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम, जी भैया, उच्चतर या उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई थी? अर्थात ये कह रहा है कि इन चारों में से वह कौन सा एक जो है समिति था, आयोग था, जिसने ये अनुशंसा की थी, यानी कि ये सजेशन दिया था कि भैया जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जजेस की नियुक्ति होती है, उसमें जो हमारी कार्यपालिका होती है, जो हमारे विधायिका संबंधित लोग होते हैं, और साथ ही साथ जो उसके प्रमुख न्यायाधीश होते हैं, वो जरूर से जरूर उन जजेस की नियुक्ति के समय उनका भागीदारी होना आवश्यक हो, यह अनुशंसा की थी। तो समझिएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। मुझे बहुत कम उम्मीद है कि बहुत सही जवाब दे पाए, क्योंकि मैं जान रहा हूं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसे मैं भी एक बार पढ़ने के बाद मुझे भी होमवर्क करना पड़ गया। तो इसका सही जवाब क्या है? सी। क्यों? देखिए भैया, इसने स्पष्ट रूप से इस चीज की मांग की थी। इस देखिए जो सेकंड आपका ये कमीशन था, प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी अध्यक्षता बीरप्पा मोइली जी ने की थी। कब? कौन भैया थे? बीरप्पा मोइली जी। ठीक है, दरअसल ये थोड़ा सा नाम में रहता है, इसलिए मैं कहता हूं आप इसके बारे में जानिए। और इसको 31 अगस्त 2005 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब? 31 अगस्त 2005 को बीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में हुई थी। इसने कुल 15 रिपोर्ट दिए थे भैया, 15 रिपोर्ट जो अलग अलग चीजों से संबंधित थे। ठीक है, कि जज को लेकर के क्या हो, मतलब पूरी प्रशासन की व्यवस्था को लेकर के, और प्रशासन में आपका जज से लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, या फिर जो आपके सांसद हैं, विधायक है, चुनाव, हर चीजों के बारे में अपनी राय देता रहता है, जिससे पूरी एक प्रशासन जो चल रहा है, गवर्नेंस चल रहा है, इसे किस प्रकार से सुधार किया जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, बताइए। इससे आसान सा प्रश्न क्या है भैया? चुनाव चल रहा है, आर्टिकल 324 किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, कभी भूलना मत वरना हो जाएगी दिक्कत।
अभी वर्तमान में कितने जो है इसके सदस्य हैं? तो वर्तमान भैया इसके अंतर्गत कुल 3 सदस्य हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे क्या, 2 मुख्य जो है 2 उसके अंतर्गत नीचे उसके सदस्य हैं, और तीनों लोग मिल करके किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, क्या 1 2 4 जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले। भैया इनका काम राष्ट्रपति शासन लगाने का नहीं होता, ये देखते हैं अगर चुनाव कराने लायक स्थिति नहीं है तो बस राष्ट्रपति को ये बताते कि भैया अभी हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। ये राष्ट्रपति शासन लगाने की इतनी इनको नहीं दिया गया। ठीक है, इनके पास सिविल कोड जैसी क्षमता है, लेकिन ऐसा आप कहिए कि राष्ट्रपति शासन लगाते, अतिशयोक्ति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया? चलिए बताइए भैया, चलिए फटाक से जवाब देते हैं। सब तो रटा प्रश्न होना चाहिए, इतना बार पूछा जा चुका है कि ये सब कौन भला नहीं जानेगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, द्वितीय गोल में समय से महात्मा गांधी जी गए थे, और एक कब से कब 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। कब? 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक जो है ये आपका चला था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इससे पहले गांधी इरविन पैक्ट भी आया था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम बताइए। यार इसे गलत मत करना माय डियर फ्रेंड, इसे गलत मत करना। 4 दिया है, देखो यहाँ 4 दिया, वरना आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर 2 बगल बगल है। ठीक है, इसलिए मैं गोला कर दे रहा हूं जिससे आपको दिखे, वरना कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन में 4 है बट उसमें 3 है, तो फिर मैं कहूँगा अरे यार मेरा प्रश्न तो गलत नहीं है, तो फिर मैं चेक करूँगा। उससे पहले ही मैंने आपको सारी चीज़ें सजा के दे दी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या डी दिया है वो सही कर लीजिए। ठीक है, देखो आपको मैंने अभी बताया कि पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसी के बाद उसी में यह हुआ था, गांधी जी ने कहा था कि एक बार प्रपोजल रखा था कि भगत सिंह की सजा को माफ कर दीजिए, लेकिन वो उसको बहुत ठोस तरीके से नहीं उठा पाए थे। उसका रीजन था क्योंकि भगत सिंह ने अहिंसक नहीं हिंसक तरीके से किया था, और गांधी जी अहिंसक के क्या पुजारी थे, क्योंकि अगर वो एक व्यक्ति की फांसी की सजा को माफ कराने जाते तो इससे उनके पूरा इतिहास जो है पूरा धूमिल हो जाता कि आप अहिंसा की बात करते हुए हिंसा की आप पूजा करने लगे। बात समझिए, अगर आप किसी के पक्षधर हो रहे हैं तो इससे पहले यह भी तो देखा जाता है ना कि वो कैसा इंसान है। वही मैं कहता हूं हमेशा तर्क से चलिए। गांधी जी को महान क्यों माना जाता है, इसी वजह से उन्होंने तर्क से हटकर कोई काम नहीं किया। वो उनसे सब लोग पूछने क्यों जाते थे, आप उस समय का इतिहास पढ़िए, बड़े बड़े जो इनकी आज कोई पार्टी पूजा करती कोई पार्टी पूजा करती, सब घूम फिर के महात्मा गांधी के पास जाते थे, मतलब सबका राखा एक ये था। अब देखो, अब देखिए समझो, तुम ये पूना पैक्ट के बारे में जानते हो? पूना पैक्ट जब यरवदा जेल में साइन हुआ था, पर पूना पैक्ट का कब साइन हुआ था भैया? 1932 में। ठीक है, कब? 1932 में साइन हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? ये दरअसल जो है आपके B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के भी, मतलब महात्मा गांधी जी के अनशन पर जाने के बाद अम्बेडकर जी ने अपने आप को क्या नर्म किया था। अब वास्तव मान के चलो, मैं कहूंगा यहां पर गांधी जी की वजह से, जो कहते हैं कि गांधी जी जो है एक धर्म के विरोधी हैं, उन्हें एक चीज बता दो जाकर के, अगर ये पूना पैक्ट नहीं हुआ होता ना तो जो आज तुम्हारे समाज में दलित जो वर्ड है, जो आज हिंदू कहलाते, ये नहीं होते, क्योंकि इनको पता है इनको अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजों ने दे दिया था। अगर उस समय दे दिया होता तो आज भी हमें देना पड़ता। आज हम इन्हें आरक्षण देकर अलग चीज, लेकिन उन्हें हम अपना पार्ट तो मानते, लेकिन सेपरेट देते तो वो पूरी अलग चीज हो जाती। इन्होंने वो काम किया है, इन्होंने कहा नहीं हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे लोग हैं, ये हिंदू के अंतर्गत, इन्हें हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अनशन पे बैठ गए। अंबेडकर जी को मानना पड़ा, क्योंकि सब ने जाकर के अंबेडकर कहा भैया क्या चाहते हो, गांधी जी हैं, उनकी बात को सोचो, इतनी ताकत थी। ठीक है, गांधी जी को पढ़ो तो फिर क्या ही कहें, रोम रोम रोमांचित हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या उन्होंने सोच थी यार, मैं उनकी सोच को देखता हूं। चलिए, सही सुमेलित नहीं है, इसका बताइए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो SC कम्युनिटीज के हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने गलत किया, वरना हम लोग इतना, बिल्कुल बात सही है। अगर वहां पर अंबेडकर जी अटल रह जाते कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं साइन होता, क्योंकि जान लीजिए वास्तव में आज उनको जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होता ना, तो उनकी भी एक अलग अपनी पहचान होती।
ठीक है। और जातिगत जनगणना आज की डेट में वही चीज देगा। मैं कहता हूं जितने लोग परेशान हो कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जातिगत जनगणना को समझ जाओ, वही तुम्हें वास्तव में बहुत आगे लेकर के जाएगा अगर तुम समझ जाओगे तो चलिए यहां पर बताइए तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या ए, जिन्होंने क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल जवाब दिया, सही कर लीजिए। देखिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल हुआ था खास करके आपके आगरा में आया था, उस वो करीब 1837 से 1838 के बीच में आया था। कब? 1837 से 1838 के बीच में आया था। और ये आपके कहां पर? आगरा में आया था। उस समय भैया लगभग ये उम्मीद की जाती है कि 80,000 से ज्यादा लोग, जी भैया 80,000 से ज्यादा लोग जो है उस समय क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ये तो कम ही है भैया, इसे मैं नहीं मानूंगा। अब देखो दूसरे पे आते हैं, ये आपको क्यों हुआ था? ये आपके जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार में जो 1865 इसमें पता है, इसमें मेन कारण थे जमींदारों ने अन्न रोक लिया, मतलब होर्डिंग कर लिया, अपने पास संरक्षित कर लिया। रेट बढ़ता गया तो वो लोगों ने केवल माल कमाई की, और जो बेचारे गरीब थे, क्योंकि उस समय तो भाई भारत आजाद हुआ नहीं था, 1865-66 की बात हो रही है ना, तो बहुत लोगों की मौत हुई थी। तो अकाल का कारण मेनली जो है फसल नहीं था, बल्कि जो बड़े बड़े जमींदारों द्वारा क्या था, उसका शोषण करने की वजह थी, ठीक है। और यहां पर फिर जो आप ये देख रहे हो मद्रास, मैसूर, हैदराबाद और इसका जो है क्या कहते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इसका प्रभाव पड़ा था। यहां पर पूरा क्रॉप फेलियर हो गया था, ठीक है। यहां आप समझिए। अब बंगाल में अकाल जो पड़ा था, आप जानते हो कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था इसमें करीब 3 मिलियन लोग भैया मरे थे। ये जो अकाल था इसमें करीब 3 मिलियन लोग मरे थे। और यहां पर तो सबसे ज्यादा मौत अभी तक ऐसा माना जाता है कि यहां पर ही हुई है ऐसे में, ठीक है। वैसे सबसे बड़ा देखा जाए तो ही इंडियन हिस्ट्री में 1600 कुछ माना जाता है कि जब जो है मुगलों का शासन था। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था आज इसी प्रश्न के चक्कर में, तो मुझे पता लगा कि मुगलों के शासन के दौरान का है। लेकिन खैर ना वो प्रश्न में ना ऐसे प्रश्न आते हैं, ये भी जो प्रश्न आया इसीलिए मैंने डिटेल में बता दिया कि आपको ओवरव्यू पता रहे। और ये सब ऐसे प्रश्न है कि अगर आपसे एग्जामिनर खेलना चाहता है तो कहे ना यारकर भी होगा तो आप क्या हेलीकॉप्टर शॉट मार के छक्का मारोगे, उस पर आप ना बीट होगे ना बोल लोगे, ठीक है, ये जान लो, क्योंकि ऐसे ही तैयारी कराता हूं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था, चलिए बताइए। देखिए भैया शिमला समझौता हर भारतीयों के लिए क्या गौरव की बात, क्यों? पाकिस्तान के 2 टुकड़े, अलग पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग, इंदिरा गांधी जी 1972 कितने लोग आकर के समर्पित हो गए थे, भैया माफ कर दो, जाने दो, कहा ठीक है जाने देते। बहुत बड़ी चीज थी भैया इंडिया के लिए। लेकिन कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा दिन भर में मैं सोशल साइट से ज्यादातर दूर रहता हूं, लेकिन थोड़ा समय व्यतीत करता हूं मैं अपने समाज को समझने के लिए। उस समाज को समझने का मेरा मतलब ये होता है कि वास्तव में देखो कि लोग किस तरह से क्या चीजें देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों के बीच नहीं बैठेंगे तब तक आप अच्छा बुरा कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, आपके अंदर एक तर्क नहीं आएगा। तर्क जनरेट करने के लिए आपको सभी तरह के लोगों के बीच में बैठना पड़ता है। और आज सोशल साइट्स एक अच्छा जरिया है जहां आप लोगों की बातों को देखते हैं, सुनते हैं, आप पढ़ते हैं तो सुन ही रहे होते हैं ना, आपको लोगों के बीच में बिना जाए भी आप चीजों को समझ सकते हैं। आप उस पर रिप्लाई मत दीजिए, उसको सीखिए, समझिए, अपने तर्क से मिलाइए, किताबों से पढ़ करके समझिए, तब आप अपने आप तर्कशील उतना होते चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी इंटरेक्शन करिए। अब वो इंटरेक्शन आपका ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से, जैसा भी, ठीक है, समझिएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जितने लोगों ने यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या दिया, सी तहजीब उल अखलाक, जितने क्या तहजीब उल अखलाक जवाब दिया है, यही सही सुमेलित है, बाकी तीनों नहीं है। हाल ही में किसने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए ग्राफीन, देखिएगा ग्राफीन डोप्ड संशोधित सिलिका एरोजेल विकसित किया है? तो इन चारों में से किस आईआईटी ने विकसित किया है, आपको यह बताना है। चलिए जवाब दिए। जैसा देखिए ये जो विकसित हुआ है ये 2 लोगों ने, एक आपके इनमें से एक आईआईटी है और दूसरा एक है तेल अवीव
यूनिवर्सिटी, ठीक है भैया, तेल अवीव यूनिवर्सिटी, इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे विकसित किया है। इसमें क्या होगा, जो आपके प्रदूषित जल है उसे क्या प्यूरिफाई किया जाएगा, जो आपका वेस्ट वाटर जाता है, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास और इन दोनों ने मिलकर किया है। मतलब इसमें यह जान के चलो कि जो पॉल्यूशन उस पानी में पता लग रहा है उसका करीब, अगर वो पानी बहता हुआ है, बहता हुआ पानी है, तो 76% तक उसमें जो आपका पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन पॉल्यूटेंट से, उसे कम किया जा सकेगा। अगर वही पानी स्थिर है तो 85% तक उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पीपीएम को क्या खत्म किया जा सकता है। मानिए उस पानी को आप कितना यूजफुल बना सकते हैं। और ये क्या होता है भैया, एरोजेल है जो आपका ग्राफीन से बना है, ठीक है। ये समझिएगा, वेस्ट वाटर को क्या करेगा, प्यूरिफाई करने काम आएगा, जो आईआईटी मद्रास और तेल अवीव ने मिल करके डेवलप किया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए जी भैया। आज देखिए मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में लगभग लगभग आपके इंडिया में अगर बात की जाए कितने परसेंट शाकाहारी होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट शाकाहारी होंगे आज की डेट में इंडिया में, तो मेरे ख्याल से ये संख्या 20-25% पे मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जितना देख रहा हूं इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे मुझे, मैं जितना देखता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा जो है भारत का हिस्सा, अगर आप आबादी के वाइज जाएं तो मैं एक वेजिटेरियन का चार्ट देख रहा था इंडिया का, मुझे मिल नहीं रहा था, आज मैंने कहीं सेव किया था, मिल नहीं रहा था। उसमें देख रहा था कि 90-90%, 80-80% लोग जो है, मतलब ऑन एन एवरेज मुझे याद है कि उसमें 80% के आसपास लोग निकले थे, जो मतलब इंडिया में ओवरऑल सबका मिला करके मीडियन औसत निकाला गया था, लोग नॉन वेजिटेरियन थे, ठीक है। ये मैंने देखा था। तो भैया ये कब मनाया जाता है, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, 1 नवंबर जवाब दिया है वो सही कर ले। हर साल जो है इसी दिन मनाया जाता है। और क्या हुआ था कि इसी दिन जो है 1977 में जो है एक नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने इसकी शुरुआत की थी, उसी के बाद से ही हर साल मनाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। इसका सही जवाब है किया गया है, क्योंकि अभी 2024 का नहीं आया, ठीक है। 2024 जब आएगा तब तक आपका 2023 ही प्रश्न में पूछा जाएगा, ये जान लीजिए। और लेटेस्ट ही पूछते हैं यार, बस ये पूछे किस चीज के लिए मिला है, किसे मिला है, बस 2 ही प्रश्न इससे बनता हो, ज्यादा इससे बनता नहीं है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया है, पियरे एगोस्टिनी फेरेंक क्रॉज एनी हल व्हीलर, जी भैया, जितने लोगों ने ये जवाब दिया वो सही कर ले। दरअसल इन्होंने जो है एटो सेकंड की बात की थी। एटो सेकंड का मतलब ये है कि इन्होंने ये चीज बताया कि आप अगर अपनी आंखों से देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है कि कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन आप अगर उसी टाइम पीरियड को स्लो मोशन में देखो, स्लो मोशन में जब आप चीजों को, कोई एक मुक्का मारता है तो जब मूवी में देखते हो तो मुक्का आपको ऐसे 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 आता है, मतलब एक एक छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। एक्शन अच्छा था, चलो कोई बात नहीं। तो जो चीजें दिखाई जाती हैं तो क्या होता है, उस टाइम को हम लोग रोकते हैं, हम लोग उस सेकंड के भी भाग में चले जाते हैं, तब हमें चीजें क्या होती दिखाई देती, ठीक है। तो इन्होंने वही बात की कि जैसे मान के चलो आप किसी पक्षी के पंख को देखते हो तो वो क्या, वो उतनी देर में 600 बार जो है वो अपना क्या करते हैं, उस पंख में जो है प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम लोग आंखों से उस सेकंड में नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने एट्रो सेकंड की बात की कि हम अपनी उस चीज के द्वारा हम उसको और भी ज्यादा डीपली क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली, फिर से देखो, भारतीय महिला गोल्फर कौन है, तो चलिए भैया इनका नाम बताइए। दरअसल देखो ये थोड़ा सा फेमस है और इनके बारे में मैं आपको बताऊं, इनके बारे में मैं काफ़ी कुछ जान रहा था, तो जानते जानते मुझे कुछ अच्छी चीज़ें पता लगी। इन्होंने जो 2020 का टोक्यो में ओलंपिक हुआ था उसमें चौथा स्थान हासिल किया था, जी भैया। 2020 के ओलंपिक में इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया, तो सोचिए कितनी प्रतिभाशाली है, ठीक है। और इनका नाम क्या है भैया, तो नाम है इनका क्या, अदिति अशोक, जी भैया। क्या नाम है, अदिति अशोक। अरे भैया पता है आपके भारत की ही है, ठीक है। चलो ये रहा आज का आखिरी प्रश्न, और बताइए क्या होगा, और इसी साथ आज की क्लास खत्म होती। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया, चलो दोस्तों बताओ आज का आखिरी प्रश्न, बोलो जयकारा। चलिए बताइए, जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए आप ये समझिए, संविधान संशोधन में क्या होता है, जब वो बिल होता है
तब उसका संशोधन अमेंडमेंट नंबर अलग होता है, और जब वो एक्ट बनता है तब उसका अमेंडमेंट नंबर चेंज हो जाता है। बहुत छोटा सा अंतर है। यानी कि जब वो बिल होता है जिसे अधिनियम कहते हैं, और एक्ट जब वो क्या एक पूरी तरीके से पास हो जाता है। एक्ट कब बनता है? जब तक राष्ट्रपति जी साइन ना करे भैया, तब तक वो बिल अधिनियम ही रहता है। एक चीज जानिएगा, ठीक है। तो ये जो है, अगर पूछा जाए एक्ट बनने के अंतर्गत कौन से नंबर का है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, 106वां जवाब दिया, उस सही कर लीजिए। लेकिन अगर मैं पूछूं बिल के हिसाब से, तो ये 128वां था। कौन सा भैया? 128वां था, ये भी जान लीजिएगा। अच्छा, ये है किससे? तो ये भैया है इससे कि आने वाले समय में हमारे देश की महिलाओं को सभी जगह चुनाव में 1/3 यानी कि 33% का आरक्षण दिया जाएगा। इसमें महिलाओं की बात हुई है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खैर, इसमें यह भी था कि 2030 से लागू करेंगे, ऐसी काफी सारी चीजें थी। तो अलग का मुद्दा है, उतना शायद पूछेगा तो बताएंगे। लेकिन क्या है, क्यों है, किस नंबर पे है, किस नंबर से ये है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसी साथ इस क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं। इसमें दरअसल क्या है ना, 330 ए और 332 ए, ठीक है, ये समझिएगा। जो इनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर के ये चीज जोड़ा गया है संविधान में, ये आपके लोकसभा को लेकर के होगा, और ये आपके जो है स्टेट में जो है, जी भैया, स्टेट में आपके जो है 1/3 बहुमत को लेकर के रिप्रेजेंटेशन देने के लिए होगा। तो अनुच्छेद 330 से 332 ए किससे संबंधित है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से, क्योंकि लेटेस्ट चीज है, आपके करंट अफेयर्स की चीज है। बहुत कम लोगों को इस अनुच्छेद के बारे में पता होगा, लेकिन आपको यहां पता लगा तो उसे करिए। और बार बार कहता हूं, जाने से पहले शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो माय डियर, तो जरूर से जरूर बनाओ। और सोने से पहले अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। और इन सब के साथ अगर अभी तक मेरे इस चैनल को इतनी अच्छी क्लास के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करो, और जाते जाते लाइक कर दो। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और बाकी शाम को 6 बजे जो भी क्लासेस चल रही हैं उन्हें देखना ना भूलें। बाय।